आज का हमारा टॉपिक है ओर्स। हम लोग देखेंगे ओर्स किसे कहते हैं। मैंने एक पूरा टेबल बना रखा है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। एक चीज़ बताऊंगा एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और देखते हैं और क्या होता है। सबसे पहले तो हम समझने की कोशिश करते हैं और क्या होता है। कई हमारे एलिमेंट हमारे अर्थ क्रस्ट में कई सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो नेचुरल तरीके से मिलते हैं, है ना, ज़मीन के अंदर मिलते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं मिनरल्स। और इन्हीं में से कोई एक पर्टिकुलर मेटल होता है जो बहुत हाई क्वांटिटी में मिलता है वहाँ पर, तो वो बन जाता है ओर। जैसे कि आपने जैसे मान लो कहीं पे मिनरल्स मिले बहुत सारे, उसमें से कॉपर एक जगह पे बहुत ज़्यादा मिला तो इट बिकम्स कॉपर ओर। या कहीं पे आयरन बहुत ज़्यादा मिला उससे इट बिकम्स आयरन ओर। तो और क्या होता है, और वो होता है कि एक पर्टिकुलर मेटल है जो कहीं किसी जगह पे बहुत हाई क्वांटिटी में मिलता है, तो उसको हम लोग प्रॉफिटेबली हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये जो कहानी जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स है। एक स्टडी होती है केमिस्ट्री में जिसको हम कहते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी इज द स्टडी ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कह सकते हैं आप, ठीक है ना। तो उसके बारे में ये एक बिल्कुल बेसिक चीज़ है कि हम लोग उस मेटल्स को कैसे निकाल सकते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाली। तो मैंने बता दिया और क्या है। अब इस बार कैसे निकालेंगे भाई, हम लोगों को पता है यहाँ पे हमारी रिएक्टिविटी सीरीज बहुत काम आती है एक्सट्रैक्शन में। रिएक्टिविटी सीरीज पिछले क्लास में हमने पढ़ी थी। देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि सबसे पहले आ गया ऊपर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। इनको बोलते हैं हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। उसके बाद आ गया जिंक, फेरस, लेड, कॉपर। ये सब जो हैं वो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, हल्के होते हैं। और लास्ट में आ गया जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, वो आ गया सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ऐसी चीज और आ गया ना। ये है जो हम लोगों को आमतौर पे बिल्कुल प्योर स्टेट में मिलते हैं, ये बात। तो इसी के हिसाब से हम लोग एक्सट्रैक्शन को डिवाइड कर सकते हैं तीन भाग में। कैसे? इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया तीन भाग में। तो पहला भाग हो गया मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, जो मेटल्स बिल्कुल नीचे लिखे हुए हैं यहाँ पर, जो मैंने आपको बताया सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ये सब वो यहाँ पे आते हैं मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। इनको एक्सट्रैक्ट करने का एक तरीका कुछ और होगा, इनको कुछ और होगा, इनको कुछ और होगा। तो ये मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दिया। तो इन्हें कैसे करेंगे, फिर उसके बाद मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। मीडियम रिएक्टिविटी में आ गया जिंक, फेरस, लेड, कॉपर। यहाँ पर इनके लिए हम लोग ये सिस्टम यूज करेंगे, और मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी ये सिस्टम यूज करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं और पूरा प्रोसेस। ये टेबल अगर आपने देख लिया तो यू विल बी एबल टू आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक। एक्सट्रैक्ट करने के पहले एक जरूरी होता है कि इन ओर की हम लोग जो भी हमें ओर मिले उसकी सफाई करना, है ना, उसकी अच्छी क्वालिटी। जैसे कि सफाई क्या करना, इसको बोलते हैं एनरिचमेंट ऑफ द ओर्स। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि कहीं पे आपको एक पर्टिकुलर मेटल का ओर मिला, है ना, आयरन ओर मिला, कॉपर ओर मिला, फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि उसमें बहुत सारी फिजिकल इंप्यूरिटीज होती है, उसमें डस्ट होता है, सैंड होती है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम बोलते हैं फिजिकल इंप्यूरिटीज। इनको हमें सफाई करनी पड़ती है ना। इनको सफाई करने के बाद तब इसको बोलते हैं हम लोग एनरिचमेंट ऑफ द ओर, दैट मींस मेकिंग इट्स क्वालिटी रिच। तो उसकी सफाई करने के बाद दैट इज कॉल्ड एनरिचमेंट ऑफ द ओर। फिर उस पर हम आते हैं केमिस्ट्री के पार्ट में कि हम लोग उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो एनरिचमेंट ऑफ द ओर इज रिमूविंग द इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द दैट पर्टिकुलर मेटल, एंड दैट इज कॉल्ड, दीज इम्प्यूरिटीज आर कॉल्ड गैंग, GANGUE, है ना। तो इन इम्प्यूरिटीज को जो सैंड, डस्ट, पार्टिकल सब चीजें होती हैं उनको बोलते हैं गैंग। इनको हम लोग रिमूव करते हैं, इनको सफाई करने के बाद फिर हम शुरू करते हैं एक्सट्रैक्शन। हम बात करते हैं सीधे कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले आ जाइए मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। जो मेटल्स लो रिएक्टिविटी में होते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब लोग आमतौर पर एग्जिस्ट करते हैं। कुछ तो प्योर स्टेट में होते हैं, और अगर बहुत कुछ हो गया तो मैक्सिमम ऑक्साइड के रूप में होते हैं। तो उसमें से हमारा काम बहुत सिंपल होता है, हमें उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन निकालना है बस। तो ऑक्सीजन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सिंपली हीट देम। जस्ट बाय हीटिंग देम व्हाट हैपेंस, वी गेट प्योर फॉर्म ऑफ इट, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, दैट्स इट, इट इज वेरी सिंपल। एग्जांपल है जैसे कि सिन्नाबार इज ए ओर ऑफ मर्कुरी, है ना, HGS उसका फॉर्म होता है, मर्कुरिक सल्फाइड के फॉर्म होता है। तो मर्कुरिक सल्फाइड को जब वो हीट करते हैं, हीट करना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तब हमें क्या मिलता है, द रिएक्शन इज देयर ऑन द बोर्ड फॉर यू। तब हमें मिलता है सिल्वर, तब हमें मिलता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फर्दर हीट करने से हमें मर्क्यूरी मिल जाता है। दैट मीन्स वी हैव रिड्यूस्ड दिस बाय जस्ट हीटिंग। व्हाट इज रिडक्शन? अगर आपको याद हो पहले चैप्टर में पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन। When we remove oxygen, it is nothing but reduction. So here oxygen is being removed, so it is reduced. So you can say that a particular metal can be reduced here just by heating alone. तो फर्स्ट वाली कैटेगरी में जब हम बात कर रहे हैं मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी में, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे सिन्नाबार हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया, है ना, इन सबको खाली हीट करने से ही हमें मिल जाता है प्योर मेटल।
ओके। कॉपर सल्फाइड, कॉपर एग्जिस्ट करता है सल्फाइड के फॉर्म में, कॉपर सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस टू, रिएक्शन आपके बोर्ड पर है, कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, इसको फर्दर हीट करोगे तो हमें मिल जाएगा कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो आवर एम इज हियर टू एक्सट्रैक्ट दैट पर्टिकुलर मेटल, एंड दीज टू मेटल्स व्हिच वर इन द लो रिएक्टिविटी सीरीज could be got by just heating alone. Okay, now let us move to extracting metals in the middle of the activity series. यहाँ पे आ जाइए इस वाले में, इसमें क्या करते हैं, मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ पे जो मेटल्स हम लोग को मिलते हैं वो मिलते हैं हम लोग को सल्फाइड के फॉर्म में और कार्बोनेट के फॉर्म में, है ना। ऑक्साइड के फॉर्म में तो यहाँ पे मिल रहे थे, हम लोग आसानी से उसको रिमूव कर दिया, तो जस्ट बाई हीटिंग। यहाँ पर सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है और कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग अगर सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा तो हम उसको हीट करेंगे, और हीट करेंगे हम लोग उसको एक्सेस ऑफ एयर, excess of air, when anything is heated in excess of air, it is called roasting. The process of heating in excess of air is called roasting. इसको यहाँ पे रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग करने के बाद फिर हमें मिल जाता है ऑक्साइड ऑफ द मेटल। यहाँ पे हीट करने से ऑक्साइड ऑफ द मेटल मिल गया था, आपने पिछले 2 रिएक्शन देखे थे, कॉपर और सिनाबार, और फिर उसके बाद बस हीट करने से मिल गया तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी हमारी। यहाँ पर भी हम लोग, हमारा एम है उसको कन्वर्ट करना ऑक्साइड ऑफ द मेटल में। अब अगर कार्बोनेट के फॉर्म में होगा तो हम लोग इसको कैसे हीट करेंगे, अगर कोई भी मेटल होगा कार्बोनेट के फॉर्म में होगा जो कि मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज में होगा, तो हम उसको हीट करने से, उसको कैसे हीट करेंगे, उसको हीट करेंगे इन लिमिटेड एयर, हीटिंग इन लिमिटेड एयर इज कॉल्ड कैल्सिनेशन, सो दैट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। सो हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर इज कॉल्ड रोस्टिंग, एंड हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस इन लिमिटेड एयर इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। दोनों का एम क्या है, दोनों का एम हमारा है टू कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड ऑफ द मेटल। ऑक्साइड ऑफ द मेटल में आने के बाद फिर हम उसको रिड्यूस करते हैं यूजिंग रिडक्शन ऑफ द मेटल, दैट वी कैन यूज कार्बन और वी कैन यूज एनीथिंग सच, इट इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, उसका हम सीधे करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल, लास्ट स्टेप। तो हमारे यहाँ पे जो मेन एम है अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, आपने देखा होगा दोनों में कॉमन क्या था, दोनों में कॉमन ये था कि सबसे पहले हम उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, हियर फर्स्ट केस बाय हीटिंग, सेकंड केस बाय रोस्टिंग और बाय कैल्सिनेशन, बट वी कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद देन वी वेंट फॉर रिडक्शन, दैट मींस वी हैव टू रिमूव ऑक्सीजन, दैट वाज डन बाय रिडक्शन। एक केस लेते हैं जिंक सल्फाइड, जिंक कम्स अंडर दिस कैटेगरी, सी है जिंक यहाँ पर। तो जिंक सल्फाइड के फॉर्म में हो और जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में हो, तो दोनों में क्या करेंगे, जिंक सल्फाइड के फॉर्म में होगा तो उसको हीट करेंगे, ZnS प्लस ऑक्सीजन, रिएक्शन मैंने आपके बोर्ड पर दे रखा है। जिंक सल्फाइड देखिएगा रिएक्शन क्या है, जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन व्हेन हीटेड विल गिव राइज टू जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। इस जिंक ऑक्साइड को फर्दर हीट करोगे, सॉरी इसको रिड्यूस करेंगे, चलो इसका इधर भी देख लो। और जिंक कार्बोनेट में क्या होगा, जिंक कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड टू जिंक ऑक्साइड, यानी कि हमारा जो मकसद था वो फुलफिल हो गया, वी हैव कन्वर्टेड टू ऑक्साइड ऑफ द मेटल। यहाँ पर जिंक कार्बोनेट को हीट किया तो मिल गया जिंक ऑक्साइड, यहाँ पर जिंक सल्फाइड को हीट किया तो मिल गया जिंक ऑक्साइड। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद विल यूज सम रिड्यूसिंग एजेंट, हियर विल यूज कार्बन, तो कार्बन से रिएक्ट करने से कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा, बचेगा हमारा खाली जिंक दोनों कैटेगरी में। I hope you have understood this. Now let us move to the next topic, which is coming here, metals of high reactivity. इसमें इतना आसान नहीं है, इसमें इतना आसान नहीं है, इसमें ये नहीं कि आपने भाई मेटल्स हमेशा सब एग्जिस्ट करते हैं, ऑक्साइड सल्फाइड इसी सब फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, नथिंग बियॉन्ड दैट। बट फर्स्ट केस वेरी सिंपल बिकॉज दे वेरी लो रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्टिविटी होता है, आसानी से निकल जाता है, खाली हीट करने से निकल गया। सेकंड केस मोर रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्शन है, तो ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड है, वो ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड है तो हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी, रोस्टिंग करना पड़ा या कैल्सिनेशन करना पड़ा, फिर कन्वर्ट किया ऑक्साइड में, फिर आसानी से काम कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है थर्ड केस में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम, नॉट इजी टू गो अबाउट, हाँ इतना आसान नहीं कि आपने उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। क्यों ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऑक्साइड को हम लोग क्यों कार्बन से उसको हीट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि दे आर वेरी वेरी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। इनका क्या होता है कि अगर इनको हम रिड्यूस करेंगे कार्बन के साथ तो दे वोंट गेट देयर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन इज मोर देन दैट ऑफ कार्बन, है ना, उनकी दोस्ती ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा है, बहुत हाईली रिएक्टिव है, तो वो ऑक्सीजन को छोड़ेंगे नहीं इतनी आसानी से, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल टू रिड्यूसिंग बाय कार्बन। यहाँ पे क्या करते हैं वो, यहाँ पे हम लोग जो सिस्टम फॉलो करते हैं वो होता है इलेक्ट्रोलिसिस का। आपने पहले पढ़ रखा है इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन साल्ट ऑफ द पर्टिकुलर मेटल। अब जैसे कि सोडियम है तो सोडियम को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड का साल्ट डालेंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, दैट इज का इलेक्ट्रोलिसिस। आपने देखिए तो इलेक्ट्रोलिसिस से लिखा है मैंने, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे उसमें सोडियम क्लोराइड को, तब क्या होगा, इट विल ब्रेक डाउन इनटू आयंस, है ना, Na प्लस और Cl माइनस हो जाएगा। Na plus is anion, it is positive charged ion, it will move towards negative charge state which is cathode, and Cl minus will go towards anode। इस तरीके से हमारा एम जो है वो फुलफिल हो जाएगा। जब भी कभी किसी भी
मेटेलिक साल्ट का हमें चाहिए हो इलेक्ट्रोलिसिस करना हो, तो हम उसका जब भी हमें किसी भी मेटल को निकालना हो हाईली रिएक्टिव डिसीज से, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस किसका होगा, मेटेलिक साल्ट का होगा, जो भी हमें चाहिए। उसको वो ब्रेक डाउन होगा पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में, पॉजिटिव विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, नेगेटिव विल मूव टुवर्ड्स एनोड, आवर पर्पस विल बी सॉल्व। अच्छा भाई, अब इलेक्ट्रोलिसिस तो होगी, हमारा काम हो गया। Now we have got extraction of the metal हो गया, but after extracting the metal, these metals are not easy to use। ये नहीं कि इसको आप सीधे यूज कर लेंगे, इंडस्ट्री में चला जाएगा, मार्केट में से कहीं भी नहीं जाएगा, कुछ भी होने वाला नहीं। अभी हम उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सफाई करनी पड़ेगी, रिफाइनिंग करना पड़ेगा। रिफाइनिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विल यूज दिस प्रोसेस, वी यूज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग फॉर रिफाइनिंग। इसमें क्या होता है, रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स में हम लोग क्या करते हैं, दिस प्रोसेस का इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। जैसे मैंने यहाँ पे फिगर बना रखा है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जिस भी मेटल को हम लोग को प्यूरिफाई करना है उसका इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। हाँ, ये कोई भी साल्ट, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में कॉपर दे रखा है, तो हम लोग कॉपर सल्फेट का एक एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा वो, ठीक है। उसके बाद इम्प्योर मेटल को हम लोग एनोड बना देंगे, और प्योर एक स्ट्रिप ले लेंगे प्योर मेटल की, जो प्योर मेटल की स्ट्रिप होगी वो होगा कैथोड। तो इससे क्या होगा, जब से जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तब उसमें से प्योर मेटल एनोड से निकल के वो चला जाएगा सोल्यूशन में, और फिर उसके बाद वो जमा हो जाएगा कैथोड में। और जो इम्प्यूरिटीज़ होंगी, जो डिजॉल्वेबल इम्प्यूरिटीज़ होंगी, वो डिजॉल्व हो जाती हैं, और जो नहीं डिजॉल्व होती हैं वो एनोड के नीचे जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं एनोड मड। With this we have completed this chapter. Next class we move to next chapter.